हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम 13 फरवरी के करंट अफेयर की बातों पर डिस्कस करेंगे, जो आपके प्री पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। और आपको जैसा पता है, मेरी क्लास में मैं टॉपिक पढ़ाने के बाद एमसीक्यू जरूर कराता हूं, वो भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टैंडर्ड के पीवाईक्यू को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। 2 मिनट। आज की हमारी पहली खबर है राज्य व्यवस्था। सारे सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट लिख दिया करूंगा मैं कि किस सब्जेक्ट से, मैं हर एक सब्जेक्ट से न्यूज उठाने का प्रयास करूंगा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये मेंस का भी टॉपिक है। जब हम मेंस की क्लास लेंगे तो उसमें आंसर राइटिंग के जरिए इस पर चर्चा करेंगे। किसमें आती है? आर्टिकल 22 में। स्रोत क्या है? द हिंदू। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने खबर क्यों थी? सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि निवारक निरोध केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यह प्रशासन का नियमित हथियार नहीं बन सकता। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए। असाधारण परिस्थितियां का मतलब होता है कि आपको लगता है कि देश में कोई व्यक्ति हैं जो बहुत नामी हैं, चीजें हैं जो शांति भंग कर सकते हैं, या कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जो कानूनी रूप से हमें उसकी सुरक्षा करना है, तब आप करें। प्रशासन इसको नियमित हथियार ना बना ले, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब चलिए हम इसकी गहराई में बिंदु में जाते हैं एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स के आधार पर। इसका संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 22(3) बी में राज्य को बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। यहाँ राज्य का मतलब होता है राष्ट्र, मतलब जैसे हमारा भारत देश है। ठीक है, यदि वह सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कानून व्यवस्था अगर लगती है कि खराब हो सकती है, तो उस समय इस तरीके से आर्टिकल 22(3) में ऐसा राज्य कर सकता है। इसमें न्यायालय का रुख क्या था? कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच अंतर है। केवल छोटे अपराधों के लिए निवारक निरोध का उपयोग अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। देखिए यूपीएससी का जो ना ट्रैप यहां से होता है, तो इसको समझने का प्रयास करिए कि ये इस कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं आप वो करें, है ना, निवारक निरोध का उपयोग। लगता है कि नेशनल लेवल पे चीजें बिगड़ सकती हैं, तब इसका उपयोग करें, वरना ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है जीवन के अधिकार का। देखो मैंने नीचे लिखा है यूपी प्लियंस में अक्षर अनुच्छेद 22 के अपवादों, ये देखो अपवाद है ना, और सलाहकार बोर्ड की शक्तियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने सलाहकार बोर्ड लिख दिया, अनुच्छेद 22 लिख दिया, आपने हमें ये तो बता दिया, पर थोड़ी सी डेप्थ में हमें और नॉलेज चाहिए। तो आपको, अगर आपको डेप्थ में चाहिए तो मैं इसके लिए, ये देखिए हर चीज को मैं बहुत व्यवस्थित तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि कहीं से भी आपका एग्जाम में पॉइंट कमजोर ना रहे, क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे। देखिए पहले तो हम एमसीक्यू करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि हमने क्या नए पॉइंट शामिल किए हैं। कथनों पर विचार कीजिए। पहले यह देखने का हमारा प्रयास होता है एमसीक्यू में, जो हमारी क्लास रोज लेते हैं उन्हें पता है कि हम यहाँ यह देखने का प्रयास करते हैं कि कोई कथन गलत तो नहीं पूछा है इसमें। तो संविधान का अनुच्छेद 22, ये देखिए, केवल नागरिकों को निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। ये मैंने देखो आपको ऊपर तो नहीं पढ़ाया, पर ये लाइन ऐसे ही एग्जाम में क्या होता है कि आपको दो कथन तो पता होते हैं, एक में कंफ्यूजन रहता है, पर आप मेरी क्लास का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ एमसीक्यू कर लेते हैं, तो आपको इस लाइनों में भी कंफ्यूजन हट जाएगा। दूसरा कथन,
किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ये देखिए मैंने ये लाइन स्टैंडर्ड बुक से ली है, लक्ष्मीकांत से, है ना। निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी पसंद की कानूनी व्यवसाय से परामर्श करने का अधिकार नहीं होता। बताइए क्या है इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर है, पहली बात तो इसमें है गलत, ठीक है, और कथन 2 और 3 बिल्कुल सत्य हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऊपर तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपको डेप्थ में नॉलेज भी देता हूँ। ये रही डेप्थ में नॉलेज। गहराई में हम व्याख्या करते हैं। कथन 1 गलत क्यों है? अनुच्छेद 22 का संरक्षण नागरिकों और विदेशी दोनों को उपलब्ध है। ये लाइन याद रखिएगा, यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपवाद सिवाय शत्रु अन्य देश के जैसे पाकिस्तान वगैरह हुए, है ना, उनके नहीं है, ठीक है। कथन 2 सही क्यों है? संविधान के अनुसार 3 महीने से अधिक की हिरासत के लिए सलाहकार बोर्ड जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के योग्य व्यक्ति हों, देखो मैंने इसको भी लिख दिया है कि अनुमति आवश्यक है। यद्यपि 44 में संशोधन 1978 ने इसे घटाकर 2 महीने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह प्रावधान अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है, इसलिए वर्तमान में सीमा 3 महीने है। इतनी डेप्थ में नॉलेज है। कथन 3 निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को समान दंड प्रक्रिया के विपरीत कानूनी सलाहकार से परामर्श करने का मौलिक अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि उसे सलाहकार बोर्ड के सामने ना ले जाया जाए। देखिए अब आप बताइए, मैंने करंट अफेयर आपको ऊपर पढ़ा दिया, एमसीक्यू करा दिया, साथ में जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी मैंने आपको दे दिए। ये सब एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स के से लिए गए हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से, मान लीजिए आपके शॉर्ट नोट्स का काम कर रहे हैं आप, अगर इन्हें दिन में 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हो ना, तो आपकी इसी तरीके से आप देखेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब में मैं पकड़ बनवा दूंगा। देखिए ये तो हो गया था पॉलिटी की खबर। अब दूसरी खबर जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण रही है वो आई है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। जो इस तरीके से पढ़ेंगे ना, साइंटिफिक तरीके से अगर आप पढ़ेंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड, इसके मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं अपने करंट में, आज भी थी। पीआईबी की न्यूज है। खबर क्यों है? वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के अंतिम तिमाही के लिए 25,000 करोड़ के सॉवरन ग्रीन बॉन्ड, अब देखिए हमें मतलब है इससे, चलिए देखते हैं उद्देश्य क्या है। इस फंड का उपयोग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं जैसे सोलर पावर, इस चीज को याद रखिएगा, सार्वजनिक, है ना, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाएगा। विशेषता क्या है? ये बॉन्ड 10 और 15 साल की अवधि के लिए हैं। इन्हें ग्रीन वॉशिंग, दिखावटी पर्यावरण प्रेम, मतलब कंपनियां क्या करती हैं ग्रीन वॉशिंग, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि समाचारों में रहा ग्रीन वॉशिंग शब्द का तात्पर्य क्या है। तो कंपनियां क्या करती हैं, बड़ा चढ़ा के दिखा देती हैं कि हमारा पर्यावरण हम देखिए किस तरीके से अच्छा ही प्रयोग कर रहे हैं। बचाने के लिए सख्त ऑडिट से गुजरना होगा। यूपीएससी दृष्टिकोण, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये बॉन्ड एसएलआर, आप जब मेरे से इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, है ना, ये सब क्या होते हैं, जब मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के आपके मात्रात्मक टूल्स होते हैं जिनका उपयोग करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। उत्तर हाँ, ये पात्र हैं। देखिए यूपीएससी आपको यहां फंसाएगा, इसलिए देखिए मैंने इस लाइन को स्पष्ट लिख दिया है। इस तरीके से ही हमें करंट अफेयर पढ़ना होता है कि हम अपने करंट को बेसिक से बहुत अच्छे से लिंक कर सकें। तो आपको मेरी क्लास में यही सब मिलेगा। तो हिंदी मीडियम देखिए आपके लिए इतनी बेहतरीन तरीके से मैं प्री ओरिएंटेड क्लास बना रहा हूँ ना यूपीएससी और पीसीएस के लिए, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ आपका बेसिक प्लस करंट बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए यहाँ तो मैंने आपको कितना डेप्थ में बताया कि यूपीएससी अगर ये लाइन पूछ देगा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ 99% बच्चे गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो इतने डेप्थ में नहीं चीज़ों को सोचते हैं कि ऐसा भी है क्या, और यूपीएससी लिख देगा, बस कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। चलो मैंने आपको ये नॉलेज तो दी दी है ना। अब दिखाता हूँ इसमें मैंने जो एमसीक्यू बनाया है, और एमसीक्यू भी ऐसे नहीं बनाता हूँ कि हवा में बना दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद हमारी टीम द्वारा एमसीक्यू तैयार किए जाते हैं, ठीक है, आपके लिए।
कथन सही पूछा है, सही कूट का हमें चयन करना है। बताइए, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इन्हें केवल घरेलू संस्थापक निवेशकों द्वारा ही खरीदा जा सकता है। देखिए, ये लाइन मैंने पर ऊपर नहीं पढ़ाई, पर एमसीक्यू में ऐड कर दी। तो आपको कहीं से भी इतने पॉइंट बेसिक प्लस करंट के मिल जाएंगे ना, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस कहीं से ही पूछ ले, आप आंसर दे देंगे। इन बॉन्ड से प्राप्त राशि को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। आरबीआई इन बॉन्ड्स को रेपो लेन देन के लिए सामग्री के रूप में स्वीकार करता है। बात सत्य है, ये बात भी सत्य है, पर ये बात गलत है। अब गलत क्यों है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान से पढ़िए। गहराई में व्याख्या दी है। 2024-25 सरकार ने अनिवासी भारतीय जो एनआरआई होते हैं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को भी इन बॉन्ड्स में निवेश की अनुमति दे दी है, ताकि वैश्विक पूंजी आकर्षण। देखो यूपीएससी, ठीक है 2 मिनट, आपका यूपीएससी 2026 पीटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगा लीजिए इस पे, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है ना, जो लंबे समय तक करंट में रहे। आप ये देखिए, अब 3 साल का करंट अफेयर मान लीजिए इसको, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आज भी करंट में था। तो यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछती है और यहाँ आपको गुमराह करने का प्रयास करती है। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, कथन इसी टाइप में होंगे, बस हाँ थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इतनी बार पढ़ा होगा, पर इस तरीके से पढ़ा है क्या, ये सब चीजें जानी है क्या? आप खुद अपने सोचिए, विचार करिए कि आपने जहां से करंट अफेयर पढ़ा है, क्या इस तरीके से करंट अफेयर को देखा है कभी? तो इस क्लास में बहुत स्मार्ट अप्रोच और साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आपके यूपीएससी के पेपर और पीसीएस के पेपर को ध्यान में रख के, कि क्योंकि देखो आजकल क्या है ना, पढ़ना ही काफी नहीं है, मैं आपको बता दूं, खास तौर से पीटी या प्री एग्जाम के लिए आपका साइंटिफिक तरीका और आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है कि आप किस साइकोलॉजी को टॉपिक को पढ़ते हो, कितना डेप्थ में क्या चीजें जानने का प्रयास करते हो, क्या आप उसमें सोचते हो, ये देखने का प्रयास कर रहे हैं आजकल पीसीएस और आपका यूपीएससी। तो यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजी के आधार पर, फैक्ट के आधार पर, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और करंट का लिंक, सारी चीजें आपको मिल रही हैं और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी मिल रही है। बस आपका ये है कि 35 मिनट की क्लास ली, उसके बाद आप ईमानदारी से 1 से 2 बार इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से अपलोड करके डिजिटली रूप से भी आप आराम से 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करिए। मैं कहता हूँ मुश्किल से 10 मिनट्स लगेंगे आपको रिवाइज करने में, यार दीजिए ना। इतना सब कुछ हरा भरा मैंने यहाँ रख दिया, अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप किस रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने? ज्योग्राफी से कवर है, देखिए हर एक सब्जेक्ट कवर है। अनक क्रकाटाउ और सुंडा जल डमरू मत की हलचल, ये ऑल इंडिया रेडियो में थी आज न्यूज। खबर क्या है, इंडोनेशिया के अनाक क्रकाटाउ ज्वाला, देखो अभी ये पूछ जा सकता है पीसीएस और स्टेट पीसीएस में, हाल ही में समाचारों में आया ये ज्वालामुखी कहाँ है, तो याद रखना इंडोनेशिया में आज सुबह तीव्र विस्फोट दर्ज किया गया, जिससे हिंद महासागर के इस क्षेत्र में सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। गहराई में बिंदु जानेंगे, स्थान यह है सुंडा जल डमरू मध्य में स्थित है, जो ये देखो ये यूपीएससी के लिए पॉइंट जावा और सुमात्रा द्वीपों को जोड़ती है। कौन सी? सुंडा जल डमरू मध्य। विवर्तनिक सेटिंग, यह रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जहां इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव होता है। देखो ये पॉइंट भी याद रखना है, रिंग ऑफ फायर किन 2 प्लेटों के कारण के टकराव के। मैप पॉइंट, सुंडा जल डमरू मध्य जावा सागर और हिंद महासागर से, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये देखो आपके लिए मैपिंग पॉइंट भी है, आपके लिए डेप्थ में भी पॉइंट है, एनसीईआरटी पॉइंट है। अब चलिए इसका मैं आपको एमसीक्यू भी दिखा देता हूँ। कुछ चीजें यहाँ रह जाएंगी तो आपके एमसीक्यू में कवर होंगी। वो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ, कहीं आपको क्वेश्चन देख के एग्जाम में भी नहीं घबराना है कि हाँ यार वहां करंट में तो नहीं पढ़ा था, पर हाँ मैंने एमसीक्यू में चीज की थी। यहाँ पूछा है सत्य, सूडा जल डमरू मध्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या सत्य, बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, तो इसका ऑप्शन बी। आप क्लास को थोड़ा सा रोका करिए और आप खुद करने का प्रयास कीजिए। पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप एमसीक्यू देख रहे होंगे किस स्तर के हैं, है ना? इसी स्तर से मैं चीजों को लाता हूं। अब देखिए 5वीं जो खबर है हमारी वो है इन्वायरमेंट। तो देखिए हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है आपको मैं दिखाता भी जा रहा हूँ।
कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोसिटी फ्रेमवर्क, इसको मैंने कल के करंट अफेयर में और उसके बाद जो मेरी 2000 एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसमें भी इसके एमसीक्यू मैंने कराए हैं। ये था इंडियन एक्सप्रेस में। देखिए कहते हैं ना कि यूपीएससी यार 3 साल का करंट अफेयर ही पूछ लेती है क्वेश्चन में, तो यही होता है, जो लंबे समय से चीजें चली आ रही हैं, जो वर्तमान में भी चल रही हैं, यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन बनाता है और पीसीएस भी वहीं से बनाता है। तो हमें यह ध्यान रखने का बिंदु होता है कौन सी ऐसी खबरें हैं जो लंबे समय से चल रही हैं और अभी तक चल रही हैं, वहीं से चीजें उठाई जाती हैं। तो इस क्लास को पढ़िए आप, आपको ना किसी न्यूज़पेपर की आवश्यकता है। देखिए आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कितना पढ़ पाएंगे, द हिंदू पढ़ लेंगे, पर आपको यहाँ द हिंदू, एआईआर, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ तक ये देखिए हर एक स्रोत ऑथेंटिक और उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज है जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सामने आपके हिंदी माध्यम पीडीएफ और एमसीक्यू के रूप में है। और महत्वपूर्ण ही चीजें होंगी, कोई फालतू की चीज इसमें ऐड नहीं की जाती है, क्योंकि मैगजीन जो 200 से 250 पेजों की बन जाती है वो कार्य हमें नहीं करना है। भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र को अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति सौंपी है, जिसमें 2030 तक 30% भूमि को संरक्षित करने का वादा किया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, गहराई में बिंदु। 30x30 का लक्ष्य क्या है, इस तरीके से पूछा था। इसका अर्थ है कि 2030 तक पृथ्वी की कम से कम 30% भूमि और महासागरों का संरक्षण करना, ये याद रखिएगा। चुनौती, भारत के लिए चुनौती विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है, विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत समुदायों के अधिकारों की रक्षा करती है। ये देखो, ये तो हो गया मेंस का पॉइंट है ना, इसको याद ना रखो तब भी चलेगा। चलिए इस पे मैं एक आपको एमसीक्यू भी दिखाता हूँ किस स्टैंडर्ड का है। कुछ चीजें वहां रह जाएंगी तो मैं यहाँ कवर करता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया ही है। चलिए 2 मिनट, चलिए पूरी खबर पढ़ाने के बाद एमसीक्यू कराता हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे हो गए हैं, आंसर आपको दिखेंगे, इसलिए पूरी खबर पढ़ा लेते हैं। उसके बाद सॉरी एक खबर पीडीएफ में छोड़ दी गई है, कोई नहीं, छोड़ी नहीं गई है, मेरे से ही मिस्टेक हो गई है, मैं डायरेक्ट 5वें खबर पे चला गया और मैंने हिस्ट्री की खबर को स्किप कर दिया था। वही मैं देख रहा हूँ कि एमसीक्यू तो मैं लाइन से ही बनाता हूँ सब्जेक्ट वाइज, ये कैसे हो गया। नहीं छोड़ी गई है, हिस्ट्री से खबर थी, पांडुलिपि मिशन और वक्षशाली पांडुलिपि, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों में आया हुआ था। देखिए आप खुद देखिए कि हमारे जो न्यूज के स्रोत हैं या जो करंट अफेयर के स्रोत हैं कितने कितने ऑथेंटिक हैं। क्या आप इतनी चीजों का मिश्रण पढ़ सकते हैं और क्या आप यह जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में आपको सब मिल रहा है 30 से 35 मिनट में, इसका लाभ उठाइए। और मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, चैनल में अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ेंगे तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, मैं आपके लिए और अच्छे से काम करूंगा आने वाले समय में। हिंदी माध्यम, भारत सरकार ने प्राचीन गणितीय ज्ञान को डिजिटल करने के लिए देखिए वक्षशाली पांडुलिपि के अध्ययन हेतु एक विशेष टास्क फोर्स बनाई। अब देखो ये पूछा जाता है कि जो वक्षशाली पांडुलिपि है किस लिए, तो आपको पता होना चाहिए गणितीय ज्ञान को डिजिटल करने के लिए। 11वें बिंदु, महत्व यह है दुनिया का सबसे पुराना पुराना गणितीय दस्तावेज है जिसे शून्य की लिखित प्रमाण मिलते हैं, ये लो। ठीक है, कालखंड इसे 3री और 4री शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। यह शारदा लिपि और गाथा भाषा संस्कृत और प्राकृत का मिश्रण में लिखी गई है। अब बताओ, यूपीएससी यहीं से चीजें उठाता है। अब ये हिस्ट्री है, आप खूब हिस्ट्री पढ़ते रहिए। अब आपको कहाँ मिलेगी वक्षशाली पांडुलिपि, क्या है, कैसे है, किससे संबंध है ना, और इसी पे आप एमसीक्यू देख लीजिए। बस जो जानकारी यहाँ नहीं होगी थोड़ी वहां पे मिल जाएगी आपको। मतलब 360 डिग्री में चीजों को कवर करना ना, ये क्लास ये समझ लीजिए बहुत स्मार्ट अप्रोच की बनाई गई है। जो इस क्लास को पढ़ेगा ना अच्छे से, गारंटी है कि उसका पहला पेपर कभी नहीं रुकने वाला, चाहे वो पीसीएस का हो किसी या यूपीएससी का। वक्षशाली पांडुलिपि के संदर्भ में कथन देख लीजिए, सही पूछे हैं ना। यह वुर्ज पत्र पर लिखी गई है। इसमें शून्य का प्रयोग एक स्वतंत्र अंक के रूप में नहीं बल्कि एक प्लेस होल्डर के रूप में किया गया है। इसकी भाषा शुद्ध शास्त्रीय संस्कृत है। देखो मैंने ऐसा तो कुछ आपको बोला ही नहीं है। ठीक है, और ये दो चीजें देखो, ये ऊपर मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया ही बताया है, तो दूसरा तो बिल्कुल सत्य है ना। पहला चलो आपको यहाँ जानकारी मिल गई तो आंसर आपके सामने है, और डेप्थ में पढ़ना है तो ये लीजिए।
ये है सामने आपके डेप्थ पूरा। तो इस तरीके से आप देखिए मेरी क्लास पढ़िए, उसके बाद 10 से 20 मिनट रिवीजन करिए और अपने आप को आप देखेंगे 4 से 5 महीने अगर आप लगातार मेरी क्लास से जुड़े रहे तो आपको इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि जैसे अभी आप प्री एग्जाम देने जाते होंगे तो आपको लगता होगा यार मेरी तैयारी नहीं है, मैं किस तरीके से एग्जाम दूँ। एक्चुअल में क्या हो ना, हम पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ने का तरीका हम लोग गलत आज़मा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, नोट्स पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बेसिक को ज़्यादा की महत्व, आप बेसिक करंट को किस तरीके से लिंक करके चीज़ों को पढ़ना है ना, ये गुण होना चाहिए। ये गुण आपको इस क्लास में सिखाया जा रहा है, तो आपको डरने की आवश्यकता है नहीं। 5वीं न्यूज़ भी मैंने आपको पढ़ा दी थी, इसलिए मैं 5वां एमसीक्यू भी साथ ही साथ कराऊँगा। चलिए, बताइए मैंने आपको पढ़ाया है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल वर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत टारगेट 3 क्या है? देखो यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 स्टक 2026 बताइए। इसी तरीके से हाल ही में समाचारों में रहा टारगेट 3 क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है? विश्व की 30% भूमि महासागरों का प्रभावी संरक्षण। और डेप्थ में पढ़ना है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, ये लीजिए, गहराई में व्याख्या भी लीजिए आप। तो देखिए इसी तरीके से हम अगर पढ़ाई करेंगे ना, मैं आपसे क्यों कहता हूँ कि गारंटी अगर आप इस क्लास को 4 से 5 महीने पढ़ते हो ना, और मेरी जो 2000 एमसीक्यू की क्लास है ना उसको जरूर करिए। मैं बता रहा हूँ, आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना 75 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको लगे वाह यार मैंने 2000 एमसीक्यू किए थे, मुझे तो आ रहे हैं 60 तो मैं इसमें कर ही ले जाऊंगा आराम से। और 60 में से भी अगर मान के चलो गलत होते हैं तो कट फीट के आप पहुंच ही जाओगे 50 पर, और आप पहला पेपर क्रॉस कर जाओगे, 2026 का पीटी क्रॉस कर जाओगे। फिर मेंस की तैयारी देखिए, जितने अधिक से अधिक लोग को आप जोड़ेंगे, मेरी क्लास को शेयर करेंगे, मुझे आत्मविश्वास आएगा उतना जल्दी ही मैं मेंस की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। और मेंस की भी मैं ज़्यादा फालतू चीज़ें ऐड नहीं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, जैसे पीटी क्लास में कर रहा हूँ है ना, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से खबर है, क्वांटम डॉट सोलर सेल। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नए क्वांटम डॉट पदार्थ की खोज की है जो सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने की दक्षता को 25% बढ़ा सकता है, क्वांटम डॉट। और सिलेबस से बाहर मेरी कोई चीज नहीं होती। देखिए आपके सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये दे रखा है, तो सिलेबस को ध्यान में रख के पीवाईक्यू को ध्यान में रख के ही पढ़ाया जाता है, फालतू की किसी चीज पे यहाँ पे बात नहीं होती है। क्वांटम डॉट्स नैनो स्केल के अर्धचालक होते हैं, ये पारंपरिक सिलिकॉन सेल की तुलना में कम रोशनी में भी बिजली बना सकते हैं, ये लाइन याद रखना। अनुप्रयोग, इनका उपयोग भविष्य में लचीली और खिड़कियों और पारदर्शी पैनलों में किया जाएगा। यूपीएससी या इन दो लाइनों पे बहुत फोकस करेगा है ना, तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए छठा भी एमसीक्यू कर लेते हैं। मैं एमसीक्यू साथ साथ इसलिए कराता हूँ ना आपको, कि आपको लगना चाहिए कि नहीं वास्तव में इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं, हमने इतना करंट अफेयर पढ़ा आज। चलिए आप एक काम करिएगा, आज यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा हिंदी मीडियम खास तौर से, कि इस तरीके से कहाँ करंट अफेयर कोई पढ़ा रहा है। आते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे डिस्कशन कर दिया, 2-3 टॉपिक पर लंबा, आपको लग रहा है अरे वाह आज तो सब हो गया, अब तो मैं पीटी में आराम से जाऊंगा, मेरे यहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं कर। आपने प्रैक्टिस कहाँ की? और जब 1-1.5 घंटे की चर्चा हुई तो उसमें आपको कितने पॉइंट याद रहे, आप मुझे ये बताओ। यहाँ बात इस क्लास में क्या हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट। क्या है, एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक प्लस करंट मिक्सर है। आपको कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है इस क्लास में। मतलब अगर आप मान के चलो आप बेसिक भी सही से नहीं पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है आपका। क्वांटम डॉट्स के संबंध में लिखो कौन सा कथन सही नहीं है, देखो ये ट्रैप है, सही नहीं है, बताओ। देखो ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, आप ये और पढ़ सकते हो। ये लीजिए, आपके लिए मैंने और डेप्थ में चीजों को डाल दिया है। आप देखिएगा यूट्यूब पे, आज आप करिएगा सर हिंदी माध्यम के लिए यूपीएससी और पीसीएस के लिए करंट अफेयर को अच्छे से लिंक पॉइंट टू पॉइंट कहाँ बात, और मुझे बताइएगा कमेंट में मेरी क्लास और दूसरी क्लासों में क्या फर्क है। देखिए अब तो हमारे सारे सब्जेक्ट हो ही गए हैं। आपको पता है सरकारी योजनाएं आती हैं एग्जाम में, तो एक सरकारी योजना अगली बार से मैं क्या करूंगा, कोई रिपोर्ट शामिल करूंगा, एक है ना, कोई एक रिपोर्ट शामिल करूंगा, क्योंकि रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से 8 से 10 चीजें शामिल करता हूं। देखो पीआईबी और टाइम्स ऑफ इंडिया से ये दोनों में खबर थी। खबर क्या है, सरकार ने पीएम विशाल, इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये पीसीएस वाले के तहत अब एआई और रोबोटिक्स प्रशिक्षण को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो यह योजना
18 से 35 वर्ष की युवाओं के लिए है जो औद्योगिक क्षेत्र में ऑन जॉब प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। विशेषता, प्रशिक्षण के दौरान 8,000 प्रति माह का वजीफा दिया जाता है। 75% प्रशिक्षण उद्योग के साथ वास्तविक कार्यस्थल पर होता है। उद्देश्य क्या है? भारत को ग्लोबल स्किल कैपिटल बनाना। ये पॉइंट गहराई से याद रखना है ना, बहुत गहराई से याद रखना। तो आपने देखा होगा हर एक सब्जेक्ट मैंने कवर किया है, साथ ही साथ एक स्कीम कवर कर रहा हूँ। अब अगली बार से एक रिपोर्ट भी कवर करूंगा, है ना, और उसके बाद मैं 10 एमसीक्यू कराता हूँ। तो इस तरीके से पढ़ोगे आप खुद इस क्लास को एक बार आराम से देख के खुद मन से सोचना कि वास्तव में यार एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू भी देखना, मेरे कहने से ही नहीं, आप पीवाईक्यू भी देखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्योंकि आप क्या है, कोई इंटरलिंकिंग का काम करा ही नहीं रहा है। करंट तो करंट, बेसिक तो बेसिक चीजें पढ़ा के चले जाना है। अब बच्चे क्या है, नोट्स में ही गुमराह चल रहे हैं। नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे। अरे नोट्स ज्यादा मत पढ़ो, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझो, चीज़ों को लिंक करना सीखो। और मेरी क्लास में आप लिंक करना सीख जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ है लिंक करना। और जिस दिन लिंक करना आ गया ना, उस दिन आपके लिए मेंस भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लिंक करना सीख गए ना। बेसिक प्लस करंट का तो बहुत बस तड़का वही तो होता है, जैसे खाने या मसालों का होता है। पढ़ाई में करंट और बेसिक का लिंक अच्छे से होना चाहिए। पीएम विशाल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिल्पकारों और औजार प्रदान करनी। देखो मैंने ऐसा कुछ आपको पढ़ाया है क्या? इसमें उद्योग नेतृत्व वाली ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान वजीफा दिया जाता है। हाँ, 8,000 रुपये दिया जाता है। सही पूछा है ना? हाँ सही पूछा है, बी ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। निर्वाचन आयोग की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? बताइए, ये तो आना चाहिए यार। अनुच्छेद 324, व्याख्या नीचे आपके दे रखी है। चलिए बताइए, भारतीय अर्धचालक मिशन का मुख्य नया फोकस क्या है? स्वदेशी बौद्धिक संपदा और चिप डिजाइन का विकास। ये मैं ऑलरेडी करंट अफेयर में डिस्कस कर चुका हूँ, कल के भी और परसों के भी, और उससे पहले मैं 2000 एमसीक्यू की जो टेस्ट करा रहा हूँ उसमें भी ये कई बार आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी मिलेंगे जो टॉपिक में नहीं पर यहाँ कवर तुरंत कर लिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज रह ना जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य और आर्थिक संरक्षण के संबंध में पीएलएफएस डेटा क्या दर्शाता है? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के प्री एग्जाम के लिए, बताइए क्या दर्शाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुई है। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया हूँ, तो अच्छे से याद कर लेना, इसको बता रहा हूँ। एग्जाम में सीधा ऐसे ही दिखेगा, ये रहा आपका आंसर। तो आप देखिए, खुद खुद अपने मन से सोचिएगा, क्या इस तरीके से आपने पहले पढ़ा है? इतने सालों से तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, यूपीएससी, क्या इस तरीके से पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा कि हमें टू द पॉइंट क्या बात करनी है, फिर उसके बाद हमें एमसीक्यू किस तरीके से करना है, एमसीक्यू को टैकल किस तरीके, एक ही क्लास में, वो भी 30 से 35 मिनट में यार। क्योंकि यहाँ फालतू की बातें नहीं होती हैं, काम की बातें होती हैं। तो मैं ये चाहूँगा इस क्लास को लाइक करें, और क्लास अच्छी लगी और मेरा स्मार्ट अप्रोच आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जाके अभी, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें, है ना, और वो भी लाभ उठाएं, और मुझे भी आत्मविश्वास आए तो मैं मेंस का भी बहुत जल्दी शुरुआत करूँ। धन्यवाद।